नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जिन राज्यों में बीजेपी ने नए नेतृत्व का चुनाव किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जहां पर पुरानी लीडरशिप यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, इन सबको हटा करके बीजेपी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन बिहार में बीजेपी का वो एक्सपेरिमेंट क्यों कामयाब नहीं हुआ? यानी कि बीजेपी को क्यों सम्राट चौधरी को चुनना पड़ा? क्या नीतीश के दबाव में, यानी कि जो सम्राट चौधरी की जो इक्वेशंस थी नीतीश कुमार के साथ में, वो बेहतर थी और शायद इसलिए बीजेपी, यानी कि जो पहली बार बिहार की सत्ता में अपने मुख्यमंत्री को पद पे बिठा रही है, वहां पर उस तरह किसी तरह से चौंकाने वाले नाम का प्रयोग नहीं कर सकी, जिसमें कि ढेर सारे नाम थे कि ईबीसी कैटेगरी से संजीव चौरसिया हो सकते हैं, यादव कैटेगरी से नित्यानंद राय हो सकते हैं, दिलीप जायसवाल हो सकते हैं और तमाम तरह के नाम कयास चलते रहे। लेकिन आखिरकार सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम का चयन हुआ। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों निशांत इस नई कैबिनेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे? जबकि शुरुआत में ही ये पिछले 1 महीने से ये कयास चल रहे थे कि निशांत कुमार की एंट्री होगी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में। क्या लास्ट मोमेंट में नीतीश कुमार ने उन्हें रोक लिया या बीजेपी के दबाव में इस समय निशांत कुमार नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं? इन सारे सवालों को हम समझने की कोशिश करते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शीतल पी सिंह जी जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। साथ ही अरुण साथी जो पटना से हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो जुड़ रहे हैं। और आर के वर्मा जो फॉर्मर प्रोफेसर हैं, वो भी पटना से जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं शीतल जी आपसे। आप इस एक्सपेरिमेंट को कैसे देख रहे हैं? अब तक जो बीजेपी ने जिन राज्यों में एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें उन्होंने ये कहा कि भई संगठन से आया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, एबीपी के कैडर से निकला हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हो सकता है कि ग्रासरूट के कार्यकर्ता को हम सम्मान करते हैं। भजन लाल को चुन लिया गया राजस्थान में, मोहन यादव को चुन लिया मध्य प्रदेश में। लेकिन बिहार में क्यों उन्हें सम्राट चौधरी के ऊपर ही भरोसा करना पड़ा, जो कि आरजेडी से आए, अलग-अलग पार्टियों में रहे और एक तरह से लैटरल एंट्रेंट हैं। नीतीश कुमार का हाल के दिनों में उनके साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री हो गई थी। तो क्या नीतीश के दबाव में बीजेपी को ये चुनाव करना पड़ा? देखिए, मैं बहुत प्राई भी नहीं हूं कि एग्जैक्टली किसके दबाव में ऐसा करना पड़ा, कुछ अनुमान लगा सकता हूं। बिहार में बीजेपी की पहली बार सरकार बन रही है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में वो कई बार सरकारें बना चुके हैं और वहाँ वो प्रमुख पार्टियां हैं। मध्य प्रदेश में तो बहुत लंबे समय से लगातार ही है। बीच में बहुत थोड़े अंतराल के लिए कांग्रेस सरकार आई थी जो टूट भी गई थी। मध्य प्रदेश में भी उनकी सत्ता काफी समय से रही, तो वो वहाँ उस तरह के प्रयोग करने के लिए अपने को अनुकूल पाते थे कि वहाँ वो उस प्रयोग करके भी अपनी जो चीजें हैं उनको कंट्रोल में रख सकते हैं। बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। एक लंबे समय के बाद एक बहुत ही विशालकाय व्यक्तित्व के तौर पर नीतीश कुमार वहां से राजनीति से विड्रॉ हो रहे हैं और ये सब जो कुछ हुआ है इस समय बहुत सारी मतलब जिसे कहते हैं राजनीतिक कवायद करनी पड़ी होगी इस सहमति को प्राप्त करने के लिए। और फिर इसमें अब कोई नई अड़चन तुरंत कम से कम जो अभी डिस्पेंसेशन है दिल्ली का, वो ऐसी चीजें नहीं करना चाह रहा है जिससे कोई उसके लिए एकाएक अभी शुरुआत से ही कोई जैसे कहा जाता है कि कठिनाइयां आना शुरू हों और वो हों, तो वो अभी स्थापित रंग रूप से चल रहा है। सम्राट चौधरी को पार्टी में कमान दे ही रखी थी, सबसे आगे उनको कर रखा था। उनका जो भी ये सब हम लोग कहें उनके बारे में कि पहले दूसरे दलों में थे, उनके पिता का अतीत और वो सब बातें अब गौण है। सबसे पहली बात बीजेपी के लिए ये है कि वहाँ अभी थोड़ी स्थिरता आए। दूसरे वहाँ के जो सामाजिक ढांचा है ताना बाना, उसमें वो प्रयोग नहीं हो सकते हैं कि अभी वो किसी सवर्ण या अन्य जातियों में से किसी को लाए या अन्य स्त्री को लाना या बहुत सारे इस तरह के जितने स्पेकुलेशंस हैं, ये सारे प्रयोग वो अभी लंबित रखेंगे और ये मौका उन्होंने सम्राट चौधरी जी को दिया है। इसके जरिए वो कुछ दिन वहाँ स्थिरता चाहते हैं अपने कामकाज में, जो नीतीश कुमार जी के जाने के बाद वहाँ परिस्थिति पैदा हुई है। दूसरे, चूंकि ये जो रिश्ता है नीतीश कुमार जी का अभी जो अतीत रहा है उसमें बहुत वॉलेटिलिटी रही है। वो जब मन हुआ तो इधर से उधर हो गए, जब मन हुआ उधर से इधर हो गए, फिर वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है।
उनकी अपनी पार्टी का जो संचालन वगैरह है उसको लेके बहुत सारे प्रश्न हैं। बीजेपी का ये कहा जाता है कि उसके जो अब नेतृत्व है उसके कई लोग एक्चुअली बीजेपी को रिपोर्ट करते हैं। यानी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनको एड्रेस करना है और उनको स्थिर करना है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक फैसला है जो ठीक ही लगता है। पिछड़े समाज से उनको लाए हैं, वो उनके साथ पार्टी एक लंबे समय तक इस काम को करने का अभ्यास करती रही, चुनाव जीती। अब उन्होंने उसमें कोई मतलब ऐसी कोई चीज करने की कोशिश नहीं की जिसको प्रयोग कहा जाए और जिसके जरिए कुछ नए सवाल उनके सामने पैदा हो। अभी वो स्थिर चित्त रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए ज्यादा जो चैलेंजेस हैं उसमें से एक चैलेंज तो उनके सामने बंगाल में चल रहा है इस समय, दूसरा उनके लिए चैलेंज होगा उत्तर प्रदेश में 2027 में, जिनको बीजेपी इस बीच सफलतापूर्वक हल करने की कोशिश कर रही है। इस समय वो नए चैलेंज लेके बिहार में प्रस्तुत नहीं होना चाहते थे और उनका एक ही इस समय बिहार के मामले में चुनौती थी कि नीतीश कुमार जी की वहां से मतलब उनका हटने का जो काम है वो बिना किसी कठिनाई के शांति से निपट जाए, जो कि निपट गया। तो ये मेरा ख्याल है उनकी राय रही। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी का चुनाव क्यों किया गया है? बीजेपी ने अपने एक्सपेरिमेंट को जो अलग-अलग राज्यों में एक्सपेरिमेंट किए, उससे इतर जाते हुए उन्होंने जो ट्रेडिशनल वाजपेयी और आडवाणी का जो चुनाव करने का तरीका था कि भई जो अनुभवी नेता है उस समाज का कास्ट कोलिशन को फुलफिल करता है, उसके हिसाब से जैसे वाजपेयी आडवाणी चुनाव करते थे, उस ट्रैक रिकॉर्ड पे सम्राट चौधरी का चुनाव मोदी और अमित शाह ने क्यों किया? हाँ, अभी हमारे जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि यहाँ का सामाजिक ताना बाना उन राज्यों के अनुरूप नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीजेपी का पहले से कोई सेटअप नहीं है, कोई वैसा मजबूत खंबा नहीं है जो राजस्थान में था, मध्य प्रदेश में था या अन्य जगहों पर था। तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज के डेट में एक ऐसे व्यक्ति को ये लोग बनाना चाहते हैं जो एग्रेसिव नेचर का हो, और वो एग्रेसिव नेचर सम्राट चौधरी में दिखता है। और हो सकता है कि यूपी के तर्ज पर बिहार में भी वह अपना भाजपा अपना वर्चस्व स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में सम्राट चौधरी ने वो जो एग्रेसिवनेस थी जिसको कि बिहार की बीजेपी के लोग कहते थे बुलडोजर पॉलिटिक्स, उसको सम्राट चौधरी ने टोन डाउन किया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बुलडोजर बाबा बनेंगे बिहार में तो नीतीश कुमार की पार्टी असहज हो जाएगी और शायद वो योगी आदित्यनाथ बिहार में नहीं बन सकते नीतीश कुमार के रहते। नहीं, तो शायद यही कारण है कि सम्राट चौधरी को बरकरार रखा, क्योंकि वो अति पिछड़ी जाति से आते भी हैं और इधर पिछले 5 सालों में उन्होंने अपना वो रुतबा दिखाया है, अपना तेवर दिखाया है। तो इसलिए अभी एटलीस्ट एक साल भर वो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए सम्राट चौधरी को सबसे सूटेबल कैंडिडेट मान रहे हैं मेरी समझ से। और बीजेपी के जड़ को मजबूत करना है और हो सकता है कि यूपी के तर्ज पर चाहते हो कि यहाँ भी पकड़ मजबूत हो जाए बुलडोजर बाबा वाले जुमले के अनुसार। ठीक है, अरुण आपसे समझेंगे कि निशांत कुमार की एंट्री क्यों नहीं हुई? निशांत कुमार, एक तो लॉजिक ये कहता है कि ठीक है नीतीश कुमार चाहते होंगे या उनके जो वेल विशर होंगे, एडवाइजर होंगे, वो नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की बेटे का हर्ष हुआ कि वो बिना किसी उसके एक्सपोजर के मंत्री बना दिए गए। अब उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो परिवारवाद से किस तरह से ऊपर आए हैं, बिना एमएलसी बने हुए उनको मंत्री बनाया गया। तो नीतीश ये नहीं चाहते, पहले नीतीश कुमार की जो एमएलसी की सीट खाली हुई है उस पे निशांत पहले इलेक्ट होंगे, उसके बाद थोड़े दिन अनुभव बटोरेंगे और उसके बाद एक लॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसके तहत वो फिर बाद में कैबिनेट में आएंगे, या फिर
बीजेपी के दबाव में, क्योंकि अगर निशांत कुमार इस समय इंडक्ट हो जाते डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में, तो पूरा एक पैरेलल पावर सेंटर हो जाता। पूरी जो जनता होती है निशांत कुमार के घर पे इकट्ठा होती, और उसमें सम्राट चौधरी का जो क्लाउड है वो कहीं फीका पड़ जाता। तो क्या बीजेपी के दबाव में ऐसा हुआ है, या जेडीयू के अंदर जो अलग अलग गुट हैं, संजय झा की सलाह पे हुआ है, या नीतीश कुमार या विजय चौधरी, किसने ये सोचा कि ये निशांत के भी एंट्री नहीं होनी चाहिए? जी इस पूरे मामले में निशांत कुमार किस प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं, या सक्रिय राजनीति में अभी जो वो आ जाते इस बहाने वो नहीं आ रहे हैं, इसके माध्यम से हुआ, कौन सलाह दिया, यह बहुत कहना मुश्किल है। परंतु यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि निशांत कुमार ने स्वतः अगर यह फैसला किया है तो यह कुछ हद तक यह इसकी चर्चा है कि निशांत कुमार नहीं चाहते थे कि हम अचानक से डिप्टी सीएम बन जाएं, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी के जो पुत्र हैं उन्हीं के तरह हमारी भी चर्चा हो। निशांत कहा जा रहा है, अब ये बिल्कुल फैक्ट कितना है ये बहुत नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सूत्रों से बात बाहर आती है उसकी अगर हम माने तो यह कहा जा रहा है कि यह निर्णय निशांत कुमार का ही है। निशांत कुमार का मानना है कि पहले हम बिहार घूम लें, लोगों से मिल लें, और तब जाकर के हम इसमें विधिवत एंट्री लें। हालांकि एक सूत्र यह भी कहते हैं कि इस पूरे मामले में नीतीश कुमार की भी सहमति है। जहां तक नीतीश कुमार की टीम की बात है तो सभी चाहते थे कि निशांत कुमार अभी मंत्रिमंडल में शामिल हों, मुख्यमंत्री बने, परंतु इस निर्णय में निशांत कुमार ने ही असहमति दी है। और अगर तथ्यों से देखें तो यह बिल्कुल ही उचित लगता है। इसमें बीजेपी का कोई रोल कहीं से नहीं है। बीजेपी के बारे में जो भी बात अगर कही जा रही है तो वो रोल मुझको नहीं दिखाई देता है, या इस तरह की कोई चर्चा जो और भी लोग हैं उसमें नहीं है। यह पूरा नीतीश कुमार और निशांत कुमार के माध्यम से ही ये बात आई है कि वो नहीं चाहते थे कि हम सीधा सीधा मंत्रिमंडल में शामिल हों। देखिए ये अच्छी बात है। हमको लगता है कि इस पूरे मामले में निशांत कुमार ने परिपक्वता का परिचय दिया है। निशांत कुमार पहले एमएलसी बनेंगे और फिर पूरे बिहार में घूमेंगे। पार्टी पर पकड़ बनेगी, पार्टी पर पकड़ है और मजबूत होगी, एक अपना टीम भी बनेगा। हालांकि कुछ दिनों के सक्रिय राजनीति में उन्होंने एक टीम भी बनाई है, जो कुछ युवा विधायक हैं उनके साथ उनकी मित्रता हुई है। तो बिहार के पूरे संगठन से जुड़ेंगे और एक अनुभव लेंगे। राजनीति का अनुभव उनके पास नहीं है, तो अगर अनुभव लेकर के निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री करते हैं तो निश्चित रूप से एक मजबूत की बात होगी, एक मजबूती की बात होगी, और वो दूर तक लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकते हैं। हालांकि अगर अभी एंट्री लेते तो उन पर, नीतीश कुमार पर भी ये थोड़ा सा परिवारवाद का आरोप लगता है। हालांकि निशांत कुमार आएंगे तो आरोप लगेगा, लेकिन उसके लिए कुछ तर्क बचा करके भी नीतीश कुमार ने रखी है कि भाई हम यहाँ पर नहीं थे, हम दिल्ली चले गए, इस तरह का कोई बात होगा। लेकिन आलोचना तो होगी, परिवारवाद का आरोप तो आज भी लग ही रहा है और लगेगा। लेकिन इस तरह से निशांत कुमार खुद ये निर्णय लेकर के अगर बिहार घूमते हैं, बिहार को समझते हैं और लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, तो मुझको लगता है कि अगर वो फिर मंत्रिमंडल में आते हैं तो ज्यादा परिपक्वता दिखाएंगे और बिहार में एक नेता के रूप में स्थापित हो सकते हैं। शीतल जी, जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जर्नलिस्टों की होती है, उसमें आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार की इस समय एंट्री न होने के पीछे का जो लॉजिक, जेडीयू में कई सारे धड़े हैं। एक धड़ा जो बीजेपी के काफी नजदीक है और जो कि ट्रांजिशन में सब कुछ डील जो था वो धड़ा कर रहा था। दूसरा धड़ा वो है जो नीतीश कुमार के काफी करीबी लोग हैं, जिसमें विजय चौधरी, बृजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, ये सारे जैसे नेता जो नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं। आपको लगता है कि अगर निशांत की अभी एंट्री होती तो एक तो खतरा ये था कि वो लगातार 24 घंटे मीडिया की मॉनिटरिंग में रहते और वो उनके कुछ भी गलतियां करते तो एक्सपोज होने का खतरा जल्दी था, यानी कि जिसको अनुभवहीनता कहते हैं वो सामने आ जाती। वैसे में एक लॉजिकल रीजनिंग ये कहती है कि वो थोड़े दिन संगठन में रहें, इधर उधर घूमें, थोड़ा सा अनुभव बटोरें, उसके बाद एक लॉजिकल प्रोसेस से एमएलसी बने और उसके बाद फिर उनकी एंट्री हो। जैसे कि संजय झा से जब पूछा गया यह सवाल तो उन्होंने कहा कि कल तो वो शपथ नहीं ले रहे हैं, यानी कि वो शपथ लेंगे लेकिन कल तो नहीं ले रहे हैं, ये उनका बयान था।
या फिर जो दूसरा धड़ा चाहता था कि नहीं, जेडीयू कोई उस तरह की कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है जैसे लेफ्ट फ्रंट या बीजेपी थी, जिसमें कि कोई व्यक्ति कहे कि हमें संगठन में काम करना है, इतना उनका संगठन मजबूत है, तो जब तक आप सरकार में नहीं है तब तक उसका कोई मतलब नहीं है और वो पार्टी टूटने का और इस तरह की आशंकाएं भी होती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या काउंसलिंग उनको दी गई होगी और किस वजह से वो इस समय शरीक नहीं हो रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा था, फिर इस सवाल के उत्तर में भी कहूंगा कि मैं प्राइवी नहीं हूँ कि जदयू में कैसे क्या उनको कौन काउंसिल कर रहा है और क्या उनके फैसले हैं या किसी और के फैसले हैं। मैं इसकी जगह जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी एनालिसिस करना बेहतर समझूंगा। जो बीजेपी की और आरएसएस की पॉलिटिक्स है, अब वो मुख्यमंत्री के पद पे आ गए हैं, जो ड्राइविंग व्हील होता है, वो अपनी जब राजनीतिक विचारधारा के आधार पर एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो किसी दूसरे के लिए कोई स्कोप बचता नहीं है, कभी कहीं नहीं बचा। जहां भी उनके जो भी सहयोगी रहे हैं उनके लिए धीरे धीरे स्थितियां सिकुड़ती जाती हैं। ये और बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई चीजें बदलें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे चीजें हो रही जो हमारे आपके हाथ में नहीं है और बीजेपी आरएसएस के भी हाथ में नहीं है। उससे कुछ चीजें बदल रही हों और उस नई सूरत में किसी की कोई कोई रोल हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन एक सामान्य जो हम लोगों को समझ बनती है, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी का अपना जो विस्तार कार्यक्रम है बिहार में, जो पहले से ही उन्होंने सांगठनिक विस्तार में तो दूसरों सबको पछाड़ दिया है और साबित भी कर दिया है। अब वो उनकी नीतियों पर चीजें होंगी और उन नीतियों से जो राजनीति पैदा होगी उसकी खेती ज्यादातर बीजेपी और आरएसएस करेंगे। दूसरे लोग नेपथ्य में जाना तो उसी समय से शुरू हो गए जिस समय नीतीश कुमार जी ने ये तय किया कि अब वो इस्तीफा देंगे, और ये नेपथ्य बढ़ता चला जाएगा। और अभी तो हम उनकी बात कर रहे हैं, कुछ समय बाद हमारे पास दूसरी बातें होंगी जो उनकी राजनीति से पैदा होती हैं, बीजेपी की अपनी राजनीति से, आरएसएस की राजनीति से। और हमारे पास समय नहीं होगा कि हम फिर इस तरह की बातें कर पाएंगे कि जदयू में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या उसका समय कम होता चला जाएगा। और आप 6 महीने के भीतर ही देखेंगे कि वो सेंटर स्पेस ले लेगा, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी है। वो ध्रुवीकृत करने की राजनीति है, सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति है। और वो चूंकि उसका आकार इतना बड़ा है, उसका असर इतना बड़ा है, उससे जुड़ी हुई परिघटनाएं इतनी तरह की होती हैं कि उनकी न्यूज वर्दीनेस बहुत होती है। और न्यूज का जो माध्यम है, जो प्रभावशाली माध्यम है, उस पर जिस तरह से नियंत्रण उनका पहले से रहा है, जब वो विपक्ष में थे तब भी, और जब सत्ता में आए तो वो एब्सोल्यूट की ओर बढ़ गया है। तो हम अगले कुछ महीनों बाद ही विषय प्रवर्तन करने पर मजबूर होंगे, और ये विषय नहीं रह जाएंगे कि जदयू में क्या हो रहा है और नीतीश जी क्या कर रहे हैं। और वो ये इन विषयों के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, विषय ही बदल चुके होंगे। तो हमें इसका आने वाला जो वक्त है वो इस तरह की दिशा की ओर ले जा रहा है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से और राष्ट्रीय आर्थिक हालत जो बिगड़ने वाली है, क्योंकि जो लड़ाई चल रही है उससे सारी दुनिया पे असर है, भारत उसका सबसे सीधे सीधे प्रभावित हुआ है बहुत बुरी तरह से। बिहार से बहुत सारे लोग काम करने सारी दुनिया में जाते हैं, भारत में भी सब जगह सारे इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, गल्फ में जाते हैं, ज्यादातर लोग लौट रहे हैं उसमें से। और जहाँ है वहाँ कठिनाई में है। अभी सब जगह देश में मजदूर सेंटरों पे मजदूर आंदोलन चल रहे हैं। अभी नोएडा में लाठीचार्ज और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सूरत में भी हुआ है, सब जगह परेशानियां बढ़ी हैं। तो इन सब चीजों से कोई दूसरा पॉलिटिकल चेंज अगर होने लगता है, उसमें फिर हम नहीं तय कर सकते अभी कि क्या हो रहा होगा बिहार में, लेकिन बिहार इन सब चीजों से प्रभावित होगा। तो उस सब सिचुएशन में क्या सीन बनेगा पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि अब जब मुख्यमंत्री पद के रूप में बीजेपी के हाथ में बीजेपी को कमान मिल गई है, तो अब जो विस्तार होगा वो बीजेपी का होगा। बाकी लोगों के लिए अपने को जहां थे वहां बचा पाने की लड़ाई में उनको रहना होगा, और पता नहीं वो कब तक कौन बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल्स हैं सारे देश में, एक जगह छोड़ के जहाँ की डेमोग्राफी डिफरेंट है जैसे पंजाब, बाकी लेकिन नुकसान तो वहां भी हुआ। जो भी लोग बीजेपी के सहयोगी थे वो सब के सब उनके दलों में टुकड़े हो गए, उनकी राजनीति खराब हो गई या खत्म हो गई। हमने ये पाया कि वो सब कमजोर होते चले गए और बीजेपी मजबूत होती चली गई, और फिर बीजेपी ने उनको रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक कि जहाँ बीजेपी सेकेंडरी पोजीशन में थी, जैसे महाराष्ट्र वगैरह, वहां बीजेपी
सब कुछ हो गई और बाकी सब लोगों के टुकड़े टुकड़े हमारे सामने हो गए। तो ये एक नया परिदृश्य हमारे सामने बहुत जल्दी ही साल, 1.5 साल, 2 साल में पैदा हो जाएगा, अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं जैसी आज है। लेकिन अगर स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय कारकों से कुछ बदली तो हमें नहीं पता कि तब क्या होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं बहुत ही उल्लेखनीय बात कह रहे हैं। अगर उसी लॉजिक से देखा जाए तो फिर तो नीतीश कुमार या जेडीयू के लिए, अगर नीतीश कुमार सेंसस में है, अभी भी वो सोच पाने की हालत में है, तो उनके लिए तो फिर तो ये जरूरी था कि निशांत को अभी वो पोजीशन दे देते, क्योंकि 6 महीने के बाद क्या स्थितियां होंगी और जिस तरह से बीजेपी मीडिया के नैरेटिव को ले जाती है। अभी 2-3 दिन पहले ही पटना में ये अनाउंसमेंट हुई कि वहां पे एक नया रिंग रोड बनेगा और जो वहां के मंत्री हैं और उसके बाद जिस तरह से ये खबर मीडिया में आई, तो अगले 6 महीने में बिहार में आप इस तरह की खबरें देखें कि किस तरह से बिहार का कायाकल्प होने वाला है, जो नीतीश कुमार के रिजीम में नहीं हुआ था या ग्रोथ की जो संभावनाएं थी रुक गई थी। तो वैसी स्थिति में तो तब तक बीजेपी पूरी कहानी जिसको कहते हैं पूरा खेत लूट जाएगी। फिर निशांत कुमार को 6 महीने के बाद आप बनाइए तो बनाने की हालत में भी नहीं होंगे अगर ऐसी स्थिति हुई। तो जेडीयू के लिए, नीतीश के लिए तो बेहतर होता कि इस समय वो डिप्टी सीएम बनाते, ताकि एक पैरेलल पावर सेंटर जेडीयू का जो भविष्य है वो कम से कम कुछ सालों तक तो बचा रहता है। मैंने जैसे कहा कि मैं तो प्राइवी नहीं हूँ कि जेडीयू में क्या चीजें कैसे हो रही हैं, कौन तय कर रहा है, किसकी क्या राय है, किसने क्या कहा, मैं बिल्कुल इसका प्राइवी नहीं हूँ। तो मैं इसमें पढ़ने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसमें पढ़ूंगा जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने देखा है, अनुभव जो मेरा है, और उसके आधार पर जो मैं आकलन कर सकता हूँ। वो आकलन ये है कि जेडीयू में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, क्यों नहीं ऐसा हुआ, मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सामने ये है कि अब जब ड्राइविंग व्हील पे बीजेपी है, बीजेपी समर्थ पार्टी है, केंद्र में भी है, सांगठनिक तौर पर है, उसके पास एक विचार है और आचार है। और बिहार में जो सरकार नीतीश कुमार की थी वो सवर्ण जातियों में से एक बहुत प्रमुख जाति के साथ एक संतुलन में थी। उस संतुलन में अब मूलभूत परिवर्तन आ गया है। अब उस जाति को नीतीश कुमार की पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में जो ताकतवर ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स, वो हमेशा सत्ता जिसकी हो उसके करीब होते हैं। एक समय देश के सारे सवर्ण जातियों के लिए कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस उनकी ही पार्टी थी, लगता था। कांग्रेस पे वो राज करते थे, कांग्रेस के जरिए वो राज करते थे। आज उनमें से कोई कांग्रेस को छूने को तैयार नहीं है तो चिमटे से नहीं पकड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उनको कांग्रेस की क्या जरूरत है, उनके लिए बीजेपी है। वो जो चीजें वो उससे करना चाहते थे उससे बेहतर तरीके से बीजेपी से कर रहे हैं। वो चीज बिहार में भी घट गई है। बिहार में मूलभूत परिवर्तन हो गया। अब समाज के उस हिस्से को जिसने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार के रूप में जिंदा रखा, उसके लिए वो उपयोगिता खत्म हो गई है। ये जिस क्षण हम आपसे बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के ऐलान के साथ वो चैप्टर फट के रद्दी में बदल गया, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। मैंने कहा ना 6 महीने के बाद तो हम आप ये कार्यक्रम कर रहे होंगे, तो ये जो जिन पे आज हम बात कर रहे हैं, इनको बात करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। तो वो भूल जाइए उसको। हम अब ये देखें कि सम्राट चौधरी आ गए हैं और अब सम्राट चौधरी कैसे आगे बढ़ते हैं। हमारी खबरों की दिशा इधर होनी चाहिए। बिल्कुल। अरुण, सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि ये जेडीयू का ब्लंडर है जो इस समय उनको शामिल नहीं किया गया, या खुद अगर निशांत ने तय किया है कि वो कैबिनेट में नहीं शामिल होंगे? क्योंकि जैसे शीतल जी कह रहे हैं कि 6 महीने में तो काफी चीजें बदल जाएंगी, तो वैसे में तो पूरी गंगा बह जाएगी 6 महीने में। आपको लगता है कि नीतीश कुमार उतने रेलेवेंट रहेंगे डिस्पाइट दैट कि उनके पास नंबर्स हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स का नैरेटिव, जो सोशल कोलिशन होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है? वैसी स्थिति में आपको लगता है कि निशांत कुमार के लिए अभी शामिल होना ज्यादा बेहतर स्थिति थी? सर, अरुण जी नहीं है लाइन पे, आप ये क्वेश्चन वर्मा जी से कर सकते हैं। ठीक है वर्मा जी, इस सवाल को आप कैसे एड्रेस करेंगे? आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार की एंट्री अभी होनी चाहिए थी अगर जेडीयू के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो? पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो निशांत कुमार का पावर स्ट्रक्चर में नहीं आना जेडीयू के लिए हानिकारक है। और मैं समझता हूं कि आज के बाद से बिहार का पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो जाएगा। क्या क्या होगा, न्यू पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स होंगे। जो पावर सेंटर्स थे जेडीयू में अब वो हाशिए पर चले जाएंगे।
एक नया आएगा। दूसरा क्या होगा, कंट्रोल एंड कमांड का सिस्टम बदलेगा। तीसरा, ब्यूरोक्रेसी में एक इंजीनियरिंग होगी, सारे ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाएंगे जो कि जेडीयू के प्रति कमिटेड थे या उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, वो सब चेंज हो जाएगा। और भी बहुत सारे प्रभाव आपको दिखेंगे और मेरे को लगता है कि बहुत हार्श होगा कहना, लेकिन मैं समझता हूं कि डिक्लाइन ऑफ जेडीयू स्टार्ट हो जाएगा आज के बाद से। अगर निशांत कुमार आए होते तो एक जो तबका है सोसाइटी में जो नीतीश को सपोर्ट करता था, वो निशांत के कारण ही सपोर्ट करता, क्योंकि इंडिया में जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है वो थॉरली एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है, और बल्कि ये डेमोक्रेटिक के वर्किंग में ये सपोर्टिव रहा है। आप देख लीजिए कि जो भी वंशवाद के आधार पर जो लोग इलेक्शन लड़े हैं वो जीते हैं। तो अभी निशांत कुमार को बिहार के पावर स्ट्रक्चर में स्थान लेना चाहिए था, और शुरू से जब से उनकी चर्चा चल रही है लग रहा है कि ही इज रिलक्टेंट टू पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स से एक उदासीन विचार रख रहे हैं। नहीं, लेकिन इससे एक बात और निकलती है कि फिर तो ये सजेशन या जिन लोगों ने भी पावर स्ट्रक्चर में दिया होगा, जो इस समय बीजेपी के साथ डील कर रहे हैं, उनकी ही कॉन्स्पिरेसी होगी कि ये सजेशन या निशांत को तैयार करना कि अभी नहीं, आप 6 महीने के बाद आओ, क्योंकि वो बीजेपी को ज्यादा सूट करता है। निशांत कुमार अगर आ जाते तो एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता, जो कि कई सारे बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि बिहार में वो दूसरा नीतीश कुमार नहीं देखना चाहते, जिस नीतीश कुमार को उन्हें 30 साल तक ढोना पड़ा। तो इसलिए एक दूसरा नीतीश कुमार वहां पैदा हो जाए, ये बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। नहीं, ऐसा हो सकता है, हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से मैं बात सुनता आ रहा हूं कि बीजेपी के स्लीपर सेल्स जेडीयू में है। तो आपकी बात मुझे थोड़ी सी जंच रही है कि ये समूचा बीजेपी का ही स्ट्रेटजी है कि किसी तरीके से क्या बोलते हैं, एक छत्र वर्चस्व बीजेपी का हो बिहार में, जो आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ। तो यही मौका है जो बीजेपी समझ रही है कि बिहार अब बीजेपी के वर्चस्व में, कब्जे में आ जाएगा। और आज के पॉलिटिकल चेंज जो हो रहा है, इसके सिनारियो से तो ऐसा दिखता है कि बहुत सारे अलाइनमेंट्स चेंज होंगे। ऑफिसर्स को आप देखिए कि बहुत सारे ऑफिसर्स को सेंट्रल डिप्यूटेशन पर भेजा जा रहा है जो नीतीश जी के करीबी थे। कुछ नए लोगों को लाया जाएगा जो कमिटेड होंगे बिल्कुल पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के। तो एक वी कैन फोरसी ए मार्केबल चेंज इन पॉलिटिकल कल्चर ऑफ बिहार। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत का इकलौता राज्य जहां पे बिहार, जहां पे बीजेपी की सत्ता नहीं थी, यानी कि वहां पे बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं था। बीजेपी वहां जनसंघ के जमाने से प्रयासरत है, लेकिन बीजेपी के प्रयास करने के बाद भी जो सोशलिस्ट जमात थी, जो मंडल पॉलिटिक्स की जो पार्टियां थी, उनकी जड़ें इतनी गहरी थी कि बीजेपी तमाम प्रयासों के बाद भी वहां पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बिठा सकी थी। लेकिन यानी कि 2026 आते आते नीतीश कुमार जब ढलान पे थे, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिठाने में कामयाब हो गई है और सम्राट चौधरी बिहार के बीजेपी के नए मुख्यमंत्री होंगे। सवाल यह है कि जेडीयू बचेगी, जेडीयू टूटेगी, जेडीयू का मर्जर होगा, जेडीयू आने वाले दिनों में बीजेपी में मर्ज हो जाएगी, या नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक जेडीयू बची रहेगी, जेडीयू का भविष्य क्या होगा, ये सारे सवाल हैं। लेकिन उससे ज्यादा बड़े सवाल है कि नॉर्थ इंडिया के अलावा जो इकलौता राज्य, अगर आप देखें कि बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पे भी क्या सत्ता की गाड़ी बदल जाएगी, क्योंकि चुनाव जारी है और उस चुनाव में क्या परिणाम आएंगे, ये बीजेपी की कहानी, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो अलग अलग राज्य हैं वहां की कहानी भी
लिखेगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शीतल जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर.के. वर्मा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अरुण साथी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।